दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सनसनीखेज वीडियो में, जहां हम खोलने जा रहे हैं राजीव दीक्षित की मृत्यु का वो अनसुलझा रहस्य जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, राजीव दीक्षित वो शख्स जिन्होंने आयुर्वेद को हर घर की दहलीज तक पहुंचाया, स्वदेशी का झंडा बुलंद किया और विदेशी ताकतों की साजिशों को बेनकाब करने का साहस दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा इंसान जो कहता था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता, वो महज 43 साल की उम्र में अचानक इस दुनिया से कैसे चला गया? उनकी मृत्यु का असली कारण क्या था? उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? और कौन थे वो लोग जो इस सच को दबाना चाहते थे दोस्तों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद क्या हुआ था? उनके समर्थकों ने क्या दावा किया था और बाबा रामदेव का इसमें क्या रोल था? आइए पहले उनकी जिंदगी को समझते हैं ताकि मौत का रहस्य और गहरा लगे। दोस्तों, राजीव दीक्षित सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक क्रांति थे, एक विचारधारा थे जिनके तीखे भाषणों ने लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जला दी थी। 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे राजीव ने अपनी जिंदगी को भारत की सेवा में समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन यहाँ कहानी में पहला ट्विस्ट आता है, क्योंकि आईआईटी कानपुर का दावा है कि उनके रिकॉर्ड में राजीव दीक्षित नाम का कोई छात्र कभी दर्ज नहीं था। दोस्तों, ये सुनकर आपका मन भी उलझ गया होगा न कि एक इतने बड़े विचारक की शिक्षा पर ही सवाल क्यों खड़े हो गए। इतना ही नहीं, राजीव ने अपने एक भाषण में दावा किया था कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी और सीएसआईआर में एंटी ग्रेविटी जैसे हाईटेक विषय पर रिसर्च की थी। उनका कहना था कि उनकी रिसर्च इतनी कीमती थी कि विदेशी ताकतें उन्हें अरबों डॉलर की पेशकश कर रही थीं। लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वो भारत का गौरव किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ये सच था तो उनकी रिसर्च का एक भी निशान आज तक क्यों नहीं मिला? कोई रिसर्च पेपर, कोई डॉक्यूमेंट क्यों गायब है? क्या ये सिर्फ उनकी छवि को चमकाने का तरीका था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी जो उनकी मृत्यु से जुड़ी हो? राजीव की ये शिक्षा का रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर उनकी पढ़ाई पर ही शक है तो उनके बाकी दावों पर क्या भरोसा करें? अब चलिए आपको ले चलते हैं उस पल की ओर जिसने राजीव दीक्षित को रातों रात सुर्खियों में ला दिया। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। लाखों लोग इस हादसे का शिकार हुए थे और यूनियन कार्बाइड कंपनी इसके लिए जिम्मेदार थी। लेकिन राजीव ने इसे एक साधारण हादसा नहीं बल्कि अमेरिका की एक सोची समझी साजिश करार दिया था। उनका दावा था कि ये त्रासदी भारतीयों पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट थी जिसे विदेशी ताकतों ने अंजाम दिया था। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई देश इतना क्रूर हो सकता है, या ये राजीव का गुस्सा था जो उनके बयानों में उबाल मार रहा था। यहीं से उन्होंने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी थी। वो देश के कोने कोने में गए और अपने जोशीले भाषणों से लोगों को जगाने का काम किया। उनके शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जो सुनने वालों के दिलों में देशभक्ति की चिंगारी जला देती थी। भोपाल त्रासदी के बाद राजीव ने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक युवा इंजीनियर कैसे एक बड़े आंदोलन का चेहरा बन गया? ये त्रासदी ने न सिर्फ राजीव को जन्म दिया बल्कि उनके विचारों को भी पंख दिए, जो आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन का आधार बने। लेकिन दोस्तों, ये शुरुआत थी एक लंबी लड़ाई की जो उनके जीवन को बदल देगी। राजीव दीक्षित का मानना था कि भारत का कानूनी ढांचा अंग्रेजों की बनाई हुई एक पुरानी किताब है जिसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज करने की मांग की। उनका कहना था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और अफसरों की जेब में चला जाता है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं बचता। दोस्तों, क्या उनकी ये बातें आज भी सच नहीं लगती? जब हम भ्रष्टाचार की खबरें सुनते हैं, राजीव ने भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटिश ढांचे की नकल बताया और 500 और 1000 के नोट बंद करने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है और इन नीतियों की वजह से देश की हालत बद से बदतर हो रही है। दोस्तों, राजीव के भाषणों में शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा प्रहार था। वो कहते थे कि हमारी शिक्षा अंग्रेजी की गुलामी सिखाती है ना, कि स्वदेशी विचार। उन्होंने किसानों की हालत पर भी रोशनी डाली कि सरकार की गलत नीतियों से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति के विचार कैसे पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं? राजीव के ये विचार न सिर्फ आंदोलनकारी थे बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाले थे, जो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। लेकिन दोस्तों, राजीव दीक्षित का असली जुनून था आयुर्वेद। वो कहते थे कि आयुर्वेद भारत की आत्मा है
और मॉडर्न मेडिसिन एक विदेशी साजिश है जिसे कंपनियां अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करती हैं ताकि लोग बीमार पड़ें और उनकी दवाइयां बिकें। वो आयुर्वेद के नुस्खों को हर बीमारी का इलाज बताते थे और दावा करते थे कि वो खुद कभी बीमार नहीं पड़ते। दोस्तों, राजीव ने दुनिया भर की महिलाओं को हेमा मालिनी की खूबसूरती का राज बताया था जो आयुर्वेदिक टिप्स पर आधारित था। लेकिन यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में खटकता है कि अगर राजीव दीक्षित आयुर्वेद के इतने बड़े जानकार थे तो फिर 43 साल की छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु कैसे हो गई? क्या ये वाकई दिल का दौरा था या इसके पीछे कोई और सच्चाई थी जो दुनिया से छिपाई गई? राजीव ने मॉडर्न मेडिसिन को विदेशी कंपनियों का हथियार बताया और कहा कि ये बीमारियों को बढ़ावा देती है। दोस्तों, उनकी ये बातें सुनकर लोग आयुर्वेद की ओर रुख करने लगे और आज भी उनके नुस्खे रामबाण की तरह काम करते हैं। अब आते हैं राजीव दीक्षित के उन विवादास्पद दावों पर जिन्होंने उन्हें हमेशा चर्चा में रखा। वो कहते थे कि अमेरिका कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि आतंकवाद को बढ़ावा मिले और भारत कमजोर हो। इतना ही नहीं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया था। उनका कहना था कि ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडविना ने नेहरू को उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों से ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करवाया। दोस्तों, ये दावा जितना चौंकाने वाला है उतना ही बेतुका भी है क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। फिर भी राजीव के ये बयान उनके समर्थकों के बीच आग की तरह फैल गए। राजीव ने ममता बनर्जी को लेकर भी एक दावा किया था कि वो बीफ खाती हैं और इसे उन्होंने दुनिया के सामने उजागर किया था। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच था या फिर सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने का एक हथकंडा था? राजीव के कई दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, फिर भी उनकी बातों में एक ऐसी ताकत थी जो लोगों को उनकी ओर खींच लेती थी। दोस्तों, राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव का रिश्ता 2009 में शुरू हुआ था जब राजीव ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद था काले धन के खिलाफ लड़ना और स्वदेशी को बढ़ावा देना। दोनों ने मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का सपना देखा था जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में उतारा जाना था। बाबा रामदेव उस समय आस्था और संस्कार टीवी चैनल्स के जरिए योग और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे और राजीव भी इन्हीं चैनल्स पर अपने जोशीले भाषणों से लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या राजीव और रामदेव के बीच सब कुछ ठीक था या फिर कोई गहरी खटास थी? कुछ लोगों का मानना है कि भारत स्वाभिमान आंदोलन की दिशा को लेकर दोनों के बीच मतभेद उभर आए थे और यही वजह थी कि राजीव की मृत्यु को एक साजिश से जोड़ा गया। बाबा रामदेव ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन की शुरुआत में इतना उत्साह था तो अचानक सब कुछ क्यों ठंडा पड़ गया? अब आते हैं उस काले दिन पर जिसने राजीव दीक्षित की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 30 नवंबर 2010 को वो अपने जन्मदिन के दिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में थे। 26 से 29 नवंबर तक वो अलग अलग शहरों में अपने तीखे भाषण दे रहे थे, लेकिन 30 तारीख को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, फिर अपोलो बीएसआर अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी एक डरावने मोड़ पर आती है। उनके समर्थकों ने दावा किया कि उनका शव नीला पड़ गया था, नाक के आसपास काला नीला खून जमा हो गया था। ये निशान देखकर लोगों को शक हुआ कि ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दिन का दृश्य, एक जन्मदिन का उत्सव जो मौत में बदल गया। राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित ने बाद में कहा कि तबीयत बिगड़ने के बाद भी वो ठीक लग रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये हार्ट अटैक था तो शव का रंग नीला क्यों पड़ गया? क्या ये जहर का असर था या फिर कोई और वजह थी? और सबसे बड़ा सवाल कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन उनके परिवार और बाबा रामदेव ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो आखिर क्यों? क्या कोई सच छिपाने की कोशिश हो रही थी? राजीव का शव एक चार्टर्ड विमान से हरिद्वार लाया गया और वहां पतंजलि आश्रम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो शव को पतंजलि आश्रम क्यों ले जाया गया और बाबा रामदेव पर शक की सुई क्यों घूमी? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रामदेव ने खुद पोस्टमार्टम न करने का फैसला लिया था क्योंकि वो आयुर्वेदिक मौत मानते थे। दोस्तों, पोस्टमार्टम न होने से साजिश के सिद्धांतों को बल मिला और आज तक ये विवाद थमा नहीं है। क्या ये फैसला मौत के पीछे की सच्चाई को दफना देना था? दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो आज भी अनसुलझा है। क्या राजीव दीक्षित की मृत्यु वाकई एक हार्ट अटैक थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? कुछ लोग कहते हैं कि राजीव ने विदेशी कंपनियों और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी थी कि कई ताकतवर लोग उनसे खफा थे। तो क्या उनकी मृत्यु इन ताकतों का नतीजा थी
2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी मृत्यु की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही थी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। दोस्तों, ये सवाल आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे 15 साल पहले थे। कुछ वीडियोस में दावा किया गया कि रामदेव ने राजीव की मौत से पहले उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद सब कुछ संदिग्ध हो गया। रामदेव ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि आंदोलन में मतभेद थे और राजीव राजनीति में ज्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। दोस्तों, क्या ये साजिश थी या सिर्फ अफवाहें? एक वीडियो में तो ये भी कहा गया कि रामदेव ने राजीव के बारे में कोई वीडियो यूट्यूब से डिलीट करवा दिया था। दोस्तों, ये सब सवाल राजीव की मौत को और रहस्यमयी बनाते हैं। तो दोस्तों, अब आपका क्या सोचना है? क्या राजीव दीक्षित की मृत्यु एक साजिश थी या फिर ये एक दुखद हादसा था? क्या बाबा रामदेव का इसमें कोई रोल था या ये सिर्फ एक अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस रहस्य के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें।